एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेटचेयर विद प्रियंका। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। आज मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने समझें। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मैं जो आपको करवाने वाली हूँ वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, या फिर इसको अजम्पशंस भी बोल सकते हैं। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग अजम्पशंस या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। तो इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, जो नंबर 1 मैं आपको बता रही हूँ वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि जो बिजनेस है वो अलग है, जो ऑनर है वो अलग है। फॉर आइडेंटिटी का मतलब होता है यहाँ पे पहचानना, कि जो बिजनेस है, जो लॉ है, जो कानून है अकॉर्डिंग टू लॉ, वो बिजनेस को अलग नज़र से देखेगा और जो ऑनर है ऑनर को वो अलग नज़र से देखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, लाइक ये है आपका बिजनेस और ये है आपका ओनर। ओके, बिजनेस आपका हो सकता है फॉर एग्जाम्पल KFC, टाटा हो गया आपका, रिलायंस जियो हो गया आपका, लाल एंड सन्स हो गया आपका, जो कंपनीज के नेम है या बिजनेस के नेम है। ओके, और जो ओनर है आपका ओनर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आपका राम, श्याम, निधि। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, प्रियंका। ये हो गया आपके ओनर के नेम। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है वो क्या बताता है कि जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो उसमें क्या होगा कि जो आपका बिजनेस है वो अलग होगा, बिजनेस की जो आइडेंटिटी है वो अलग होगी और जो ऑनर की आइडेंटिटी है वो अलग होगी। इट मीन्स कि जो बिजनेस और ऑनर है वो एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग होंगे। ओके, ये बताता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का क्या मीनिंग है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मीनिंग है कि लाइक आपने कोई बिजनेस शुरू किया है या मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है, तो हम बिजनेस जब शुरू करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। मीन्स हम एज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस हो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। लाइक अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आगे जो मेरी जनरेशन है उन तक भी वो बिजनेस से चले। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मेरा बिजनेस सिर्फ 1 मंथ के लिए हो, या मेरा बिजनेस सिर्फ 1 ईयर के लिए हो, या मेरा बिजनेस सिर्फ 3 ईयर के लिए हो। हर एक इंसान एक लॉन्ग टर्म को एज्यूम करके सोचता है कि हाँ मेरा बिजनेस एक लंबे समय तक चले। तो वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब कि आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाना चाहते हो, तो यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है। ओके, और जो थर्ड प्रिंसिपल है कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। हाँ, और प्लीज़ जो मैं यहाँ पे नेम लिख रही हूँ जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आपको नंबरिंग वाइज इसको लिखना है कि फर्स्ट बिजनेस एंटिटी होगा, सेकंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ही होगा एंड थर्ड कॉस्ट कंसेप्ट ही होगा, ऐसा नहीं है। ये जो मैं यहाँ पे आपको नेम लिख रही हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट है, बट इनको अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर 1 पे यही होगा, नंबर 2 पे यही होगा, नंबर 3 पे यही होगा। ओके, तो कॉस्ट कंसेप्ट हमें क्या बताता है? कॉस्ट कंसेप्ट बताता है कि आपने जो गुड्स परचेज की है वो कितने की और आपको वो एक्चुअली में पड़ी कितने की है। मीन्स खरीदा, मीन्स मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल कि आपने खरीदा कितने का और आपको पड़ा कितने का। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी परचेज की, मशीनरी आपने परचेज की 50,000 में। ओके, जो उसका ट्रांसपोर्ट का उसमें जो खर्चा आया वो आया आपका 10,000, और जो उसका इंश्योरेंस का खर्चा आया वो भी आया सपोज आपका 10,000, और जो उस मशीन को इंस्टॉल
इंस्टॉलेशन का खर्चा आया वो भी आया आपका सपोज 10,000। तो ये टोटल आपका बनता है 50, 60, 70, 80। ओके, तो ये आपका बन गया 80,000। 50 में आपने 10 ऐड किया ट्रांसपोर्ट का, फिर इंश्योरेंस का आपने ऐड किया, फिर आपने इंस्टॉलेशन का ऐड किया। ओके, तो जो आपने मशीनरी परचेज की थी वो तो आपने की थी 50,000 की, पर आपको वो पड़ कितने की गई? फॉर एग्जांपल कि आपने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसमें ऐड कर दिया, फिर आपने इंश्योरेंस का खर्चा उसमें ऐड कर दिया, फिर आपने इंस्टॉलेशन का उसमें ऐड कर दिया, तो वो आपको जो 50,000 की मशीनरी आपने खरीदी थी वो आपको एक्चुअल में कितने की पड़ी? वो आपको पड़ी पूरी 80,000 की। तो ये बोलता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो कि आप अकाउंटिंग, जब आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो, जब आप रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग को, तो वहां पे आप इसको लिखते हो। ओके, तो उसके बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद कौन सी आती है हमारी? फिर आती है हमारी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है कि जो तो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013, वो बताती है नॉर्मली, जनरली जो एंट्री करती है वो बताती है कि एनुअली आपने कितनी ट्रांजैक्शंस की है उनको रिकॉर्ड करना। एनुअली का मतलब मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसमें आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है एनुअली उनको रिकॉर्ड करना, तो वो बताता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बट कई बार कुछ केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में, या फिर कोई अगर मान लो कोई कंपनी बोल रही है, कोई बिजनेस बोल रहा है कि नहीं हमें 3 मंथ के अंदर आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस बताओ कि आपकी कितनी एनुअली ट्रांजैक्शंस हुई हैं, या फिर आप हमें 6 मंथ के अंदर बता दो, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस रहती है कि जिनमें आप 6 मंथ में भी बता सकते हो या आप 1 ईयर में भी बता सकते हो। पर जो नॉर्मली जो केसेस रहते हैं वो एनुअली आपको रिपोर्ट बनानी होती है, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ओके, अब इसके बाद क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बाद इसको इरेज कर लेती हूँ ताकि फिर और हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सके। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशंस में आपको करवा रही हूँ। ओके, अब इसके बाद क्या है? जो हमारी ड्यूल एस्पेक्ट, ड्यूल एस्पेक्ट का क्या है कि यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल ये आपकी एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है, ये आपकी कैपिटल है। ड्यूल एस्पेक्ट का मीनिंग क्या है कि इसमें जो मीन्स कि इसमें डेबिट और क्रेडिट दो ट्रांजैक्शंस होगी, दो अकाउंट्स इसमें बनेंगे ही बनेंगे। जो ड्यूल एस्पेक्ट बताता है, ड्यूल एस्पेक्ट बताता है कि 2 अकाउंट्स इसमें होंगे। इट मीन्स का इसका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। सपोज आपने मशीनरी परचेज की, मशीनरी आपने परचेज की। ओके, तो आपके पास मशीनरी आई, मशीनरी आपके पास आई और क्या हुआ? कैश चला गया। तो इट मीन्स के डेबिट और क्रेडिट ये दो अकाउंट इसमें बनते हैं। ओके, दो अकाउंट, ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब है कि इसमें दो अकाउंट बनते हैं, डेबिट और क्रेडिट। आपने कुछ भी खरीदा है, आप उसके बदले में आप पेमेंट करोगे, या फिर अगर आपने मशीन दी है तो उसके बदले में आप पेमेंट लोगे। इट मीन्स कि 2 अकाउंट्स, इसका जो कंसेप्ट है, जो इसका रूल है ड्यूअल एस्पेक्ट का, इट मीन्स कि 2 अकाउंट इसमें बनते ही बनते हैं। इसमें एक अकाउंट कभी नहीं बनेगा। डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट भी होगा, क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट भी होगा। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है। उसके बाद ड्यूअल एस्पेक्ट्स के बाद मैं आपको बताऊंगी हिस्टोरिकल कॉस्ट। बड़े इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मीनिंग क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मीनिंग है कि इसमें आप उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल आपने जो मशीन या फिर आपने फर्नीचर, ओके फर्नीचर का एग्जांपल मैं लूँगी। सपोज आपने जो फर्नीचर परचेज किया 2019 में, ओके आपने फर्नीचर परचेज किया 2019 में 50,000 का। ओके, और वही फर्नीचर फॉर एग्जांपल जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज होगी 2020 में। सपोज वो इंक्रीज होगी 10,000, मीन्स कि जो वो फर्नीचर है उसकी वैल्यू कितनी होगी अभी
2020 में उसकी वैल्यू होगी 60,000। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बताती है कि जब आपने फर्नीचर लिया है तो आप उसकी जो एंट्री रिकॉर्ड करोगे वो आप ये नहीं करोगे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं करेंगे। मार्केट वैल्यू में चाहे इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, आप जो ऐड करोगे, जो आप रिकॉर्ड करोगे, आप वो ये 50,000 रिकॉर्ड करोगे जब आपने वो फर्नीचर परचेज किया था। जो उसकी वैल्यू थी आप उसी वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे, जो कि आपने 2019 में आपने 50,000 का फर्नीचर लिया, लेकिन मार्केट वैल्यू जब उसकी बढ़ गई 2020 में इंक्रीज हुई यहाँ पे 60,000। अगर यहाँ पे सपोज डिक्रीज भी होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40,000 हो जाता, फिर भी आप 50,000 ही रिकॉर्ड करोगे। बिकॉज जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो प्रिंसिपल क्या कहता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, वो कहता है कि जब आपने फर्नीचर परचेज किया है तो आप उसी एंट्री को रिकॉर्ड करोगे। उसकी जो मार्केट वैल्यू है अगर वो इंक्रीज हो रही है या वो डिक्रीज हो रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है इसका मीनिंग क्या है कि जब जो अकाउंटिंग जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, जो अकाउंटिंग जो रिकॉर्डेड होनी है, तो ये क्या बताता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कि इसमें जितनी जो आपने जो एंट्रीज है या आपने जो परचेज किया है या जो आपने सेल किया है, आप उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल जितनी भी ट्रांजैक्शंस इन टर्म ऑफ मनी, आप इन टर्म ऑफ मनी शुड बी recorded the transactions in term of money। मीन्स कि आप उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे जो कि मनी के बेसिस पे है। फॉर एग्जाम्पल आप उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे लाइक इमोशंस हो गए, लाइक लव हो गया, लाइक ब्लेसिंग हो गई, आप उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हो, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मेरे पेरेंट्स मेरे से 100 रुपीज़ का प्यार करते हैं या वो मुझसे 200 रुपीज़ का प्यार करते हैं, तो वो चीज़ें आप नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है वो कहता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स कि जितनी ट्रांजैक्शंस आपकी मनी के बेसिस पे होगी वही रिकॉर्ड होगी। बट अगर इमोशंस है, लव है, ब्लेसिंग्स हैं या और भी कुछ है, मीन्स कि जो मनी इन टर्म ऑफ मनी में नहीं आते इन टर्म ऑफ मनी में, तो वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड मीन्स कि वो रिकॉर्डेड नहीं होगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। तो ये बताता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, मनी मेजरमेंट के बाद हम देखेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या फिर इसको रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं, रियलाइजेशन। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या बताता है, ये बताता है कि जो एक्चुअल डिलीवरी जब होगी गुड्स या सर्विसेज की तो वही रिकॉर्ड होगी। पेमेंट एडवांस आ रही है या पेमेंट बाद में आ रही है उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब सर्विसेज या गुड्स की जब एक्चुअल डिलीवरी होगी तो ही रिकॉर्ड होगा। अब मैं इसमें आपको एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जो आपने सेल आपने की 1 जन को, ओके, और जो आपने पेमेंट आपने की फॉर एग्जांपल 31 मार्च को। तो जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट बताता है कि जब आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी हुई है तो वही ट्रांजैक्शन आपकी जो है वो रिकॉर्ड होगी, ना कि आपकी पेमेंट रिकॉर्ड होगी। मीन्स कि जब एक्चुअल गुड्स या सर्विसेज की जब डिलीवरी होगी तो वही रिकॉर्ड होगी। आपकी पेमेंट एडवांस आ रही है या आपकी पेमेंट बाद में आ रही है उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी गुड्स की डिलीवरी या सर्विसेज की डिलीवरी कब हो रही है तो वही रिकॉर्ड होगा इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में। तो यही थे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको पढ़ाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।